नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। किसान आंदोलन का आज 70वां दिन है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज जींद के कंडेला गांव में किसानों की महापंचायत आयोजित हुई। महापंचायत में किसान आंदोलन पर चर्चा हुई और 5 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और किसानों पर दर्ज मामले वापस लेना मुख्य रहा। यानी कंडेला में किसानों ने हुंकार भरी कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, नहीं तो हमारा आंदोलन और भी तेज होगा। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों की अगुवाई में हरियाणा के जींद जिले में महापंचायत हुई। महापंचायत कंडेला गांव के पास राजीव गांधी स्टेडियम में हुई और इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य नेता राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजवाल, रतन सिंह मान, गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित कई नेता कंडेला पहुंचे। महापंचायत की अध्यक्षता कंडेला खाप के प्रधान और सर्वजातीय खाप के संयोजक टेकराम कंडेला ने की। राकेश टिकैत ने महापंचायत के मंच से यह कहा कि हमने अभी सरकार से बिल वापस लेने की बात कही है, लेकिन अगर हमने गद्दी वापसी की बात कर दी तो सरकार का क्या होगा। ये इस तरह की चेतावनी दे रहे थे। कानून वापसी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर कानून वापस नहीं हुए तो देश भर में 40 लाख ट्रैक्टरों को जुटाएंगे, हर राज्य में ऐसे आंदोलन होंगे। वहीं महापंचायत के दौरान मंच पर भीड़ बढ़ने से मंच टूट गया और मंच पर मौजूद किसान नेता गिर पड़े। दूसरी तरफ किसानों ने 6 फरवरी दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान भी किया है। प्रदर्शन स्थलों पर इंटरनेट बैन, बजट में जो लगातार किसान कह रहे हैं हमारी नजरअंदाजी की गई है, इस तरह के मुद्दों को लेकर किसान कहते हैं चक्का जाम करेंगे। वही किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद अब दिल्ली में किसानों को एंटर करने से रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। दिल्ली में जिन जिन बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां पर इंटरनेट सेवाओं को लेकर दिक्कत है और किसानों का दिल्ली कूच रोकने के लिए आंदोलन वाली सीमाओं पर लोहे और कंक्रीट के ढांचे से बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश सरकार की है। यानी सड़कों पर एक तरह से कीलें लगा दी हैं। फिलहाल की बात कर लेते हैं। सूरत यह है कि रास्ता निकलने की अभी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ये आज महापंचायत में 5 प्रस्ताव हैं जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक्स के जरिए देख रहे थे कि उन्होंने क्या क्या प्रस्ताव आज की इस महापंचायत में पारित किए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो किसान अपनी तरफ से महापंचायत कर रहे हैं, उन महापंचायतों का क्या दबाव सरकार पर पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ देखिए किसान महापंचायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार ने और ज्यादा किलेबंदी करने की कोशिश बॉर्डर पर शुरू कर दी है। और दूसरा सवाल ये कि क्या इस किसान आंदोलन का रुख जो है वो सही दिशा में जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिन मांगों को लेकर किसान अपनी तरफ से आंदोलनरत हुए, अब उसके बाद ये जा किधर रहा है, इस पर भी बात हम करेंगे। और एक और बहुत बड़ा सवाल है कि क्या किसान आंदोलन में नेतृत्व का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। यानी जो किसान इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इस आंदोलन का नेतृत्व ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहा हो। एक तरफ कहीं इशारा तो नहीं है, एक तरफ तो नहीं टिक रहा, यानी किसी एक नेता की तरफ इशारा तो नहीं हो रहा। यह बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसका असर क्या पड़ेगा, इस पर बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो ये करेंगे कि इन महापंचायतों से असर क्या पड़ रहा है, सरकार पर असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, और अगर पड़ रहा है तो कितना, और सरकार क्या वाकई में दबाव महसूस कर रही है। ये तमाम सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। पवन नेहरा हैं, किसान नेता हैं, मेरे साथ जुड़े हुए। नेहरा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार। वंदना पोपली जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक चौहान जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। अशोक चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और संजीव भारद्वाज जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। भारद्वाज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। मैं पहले चौहान साहब आपसे बात करूंगा मैं कि ये जो महापंचायतें इस वक्त किसान कर रहे हैं, इन महापंचायतों का असर
ग्राउंड पर कितना दिख रहा है? सरकार पर दबाव की बात करें, वो वाकई में नजर आता है, या फिर बहुत ज्यादा असरकारक आपकी नजर में ये हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, या होगा कि असर नहीं होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। शमशेर जी देखिएगा कि 26 जनवरी के बाद जो ट्रैक्टर परेड जो 26 जनवरी में निकली थी, उसके बाद हालात काफी कुछ चेंज हो गए थे। हाँ। ऐसा लगने लगा था कि शायद आंदोलन जो है खत्म होने के रास्ते पे ही अपना पहुंच गया है, पटाख से इसका होने जा रहा था। अपना जो राकेश टिकैत के भाई है नरेश टिकैत, उन्होंने भी घोषणा कर दी थी कि अपना जो है कि भाई ऐसा है कि अब जो है आंदोलन खत्म, अब तिरंगे का अपमान हुआ, ये हुआ वो हुआ, वो कह के वो भी अपने मुजफ्फरनगर सिसोली चले गए थे। उसके बाद में जब पटाख से होने वाला था, सरकार भी अपना तैयार थी कि शायद हो गया, तो इसी दौरान जो है नरेश क्या नाम राकेश टिकैत ने जो पलटी मार नहीं कहिएगा, कि जो उन्होंने अपना भाव विभोर होके और जो अपने जो मतलब कहना चाहिए कि बहुत ही मार्मिक जो अपील या मार्मिक जो उनकी भावुक अपील जो की, उस अपील का असर ये हुआ कि जो लोग और तो और जो नरेश टिकैत चले गए थे वो भी वापस आ गए। वो अपने साथ खुद ही नहीं आए और साथ भी आए, और धीरे धीरे ये अपना जो है मामला बढ़ता चला गया। और इसके बाद में जो है जो टूटता हुआ आंदोलन, ये बिखरता हुआ आंदोलन दिखाई दे रहा था, ये दिखाई देने लगा था, वो उसने एक बार से फिर करवट बदली और वो फिर अपनी फुल फोरम में आ गए। खाली यूपी ही नहीं, यूपी के साथ हरियाणा भी, हरियाणा के साथ पंजाब भी, और अदर्स जो स्टेट है उनसे भी लोग आने जाने शुरू हो गए। और जो अपोजिशन के जो लीडर्स थे वो भी जो है उन्होंने भी अपनी हाजिरी, उन्होंने भी अपना समर्थन अपना देना शुरू कर दिया, चाहे वो अभय चौटाला रहे हों या अपना जो अदर्स और भी रहे हों, काफी कुछ अपना आम पार्टी की सरकार के वो भी अपना जो उनका सपोर्ट मिलता रहा। इसी बीच में क्या होता है कि सरकार जो है अपना जो है यूपी सरकार जो अपना उनके पानी बंद, बिजली बंद, ये बंद, वो बंद, सब कुछ कर देती है। तो दिल्ली सरकार जो है अपना केजरीवाल वाले, उन्होंने उनके प्रतिपूर्ति की जैसे भी करके अपना हुए। पर जैसे ही कि अब हो रहा है कि कचीले तार लगाए जा रहे हैं, ये लगाए जा रहे हैं, और इस तरह से जो माहौल जो बनाया जा रहा है, तो इससे क्या दर्शाना चाहती है सरकार, कैसे क्या करना चाहती है, कि इसका जो है ये सोचने के लिए विचारणीय विषय है। इस पे सोचना पड़ेगा कैसे क्या अपना ये हो रहा है। पर ये जो यानी डूबता हुआ जो जहाज था एक बार फिर से चल निकला, यानी किसानों के साथ साथ जो खाप पंचायतें हैं, खाप पंचायतों का भी समर्थन पूरा जो है मिलना शुरू हो गया। और आज के ही लेटेस्ट जैसे है जींद के कंडेला में अपना जो है मीटिंग का जो आयोजन किया गया, और उस मीटिंग में अपना राकेश टिकैत एंड अदर्स जो है वो भी काफी कुछ अपना पहुंचे और सरकार को चेतावनी भी दी और सरकार से आग्रह भी किया, आग्रह भरी चेतावनी जिसको बोलना चाहिए, वो अपना हुआ। अब इसका असर कितना सरकार पे पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये तो आ रहा है कि किसान कहेंगे तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं। उधर किसानों का कहना है कि वार्ता तो सरकार को करनी है ना, तो सरकार जो है अपना टाइम निश्चित करे, उसके बाद में फिर हम भी देखते हैं, हम भी आएंगे। पर ऐसा है कि उससे पहले जो है हमारी मांग वहीं की वहीं है कि तीनों कृषि कानून वापस हो। अब एक मांग और जोड़ दी गई है किसानों की तरफ से कि जो गिरफ्तार किए गए किसान हैं उनको जो है रिहा किया जाए, उनके ऊपर केस वगैरह जो बनाए हुए हैं वो उनको वापस लिए जाए। तो ये सब कुछ है जो अपना सामने दिखाई दे रहा है। पर यह कि अब इधर तो क्या नाम आप चाहते हैं कि वार्ता हो और अपना जो है किसी तरह का कोई आपस में वैमनस्य वाली जो भावना है वो न रहे। पर ये
कटीले तार और ये लोहे की कीलें जो बिछाई जा रही हैं, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एक साथ ही दो काम कैसे हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो बिजली कनेक्शन काट देना, पानी की सप्लाई बंद कर देना और कटीली तारें बिछा देना, ये ऐसा तो नहीं कि सरकार खुद विपक्ष को मौका दे रही है सहानुभूति बटोरने की किसानों की। अगर दिल्ली से केजरीवाल सरकार पानी दे रही है, बिजली की सप्लाई कर रही है, तो इसका फायदा किसको मिलने वाला है? इसका आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। आंदोलन जैसे चल रहा है उसी तरीके से चलता रहे, सरकार बातचीत करती रहे, लेकिन ऐसा करके ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं इसका फायदा दूसरे दलों को सरकार खुद ही एक तरीके से ये कब सब कर रही है। सरकार कभी ऐसा नहीं चाहेगी। सरकार नहीं चाहेगी कि उसके अच्छे का या उसके बुरे का तो उनको कर सकते हैं, उनके पाले में गेंद फेंक सकती है, उनको कर सकते हैं, पर जो अच्छे काम कुछ होने हैं, अब पानी पिलाना कोई बुराई नहीं है, पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। भले आप जो है कहीं कैसे भी रोज अपना आप इसी देश के हैं ना, बाहर से तो नहीं है ना, तो आपको इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश के सब कुछ हैं, मतदाता हैं। सरकार फॉर्म करने में इन किसानों का भी यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बल्कि मैं तो ये कहूँगा डायरेक्ट रूप में पूरा सहयोग रहा है, पूरा समर्थन रहा है। आप ये देखिएगा उत्तरी प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, पश्चिम उत्तर प्रदेश को जो है चौधरी चरण सिंह, उनके बाद में चौधरी अजीत सिंह, उनके साथ उनके बेटे जयंत, उनका गढ़ माना जाता है। पर वोटर्स ने यानी उनके गढ़ को तोड़ते हुए भाजपा के जो भी अपना सांसद थे, चाहे वो सत्यपाल ले रहे हो, उनको सबको जिताया है। मतलब सरकार फोरम में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल, इस बात को मानना पड़ेगा। भले ही अब जयंत भी अपना जो है धरने को समर्थन देने के लिए पहुंच गए, भले किसान अब कह रहे हैं कि हमने गलती की थी कि अपने चौधरियों को हरा के हमने भाजपा को जो है समर्थन दिया था और भाजपा को ही हमने किया था। अब वो कहने की बात है, कितना उस पर टिकते हैं या कितने, भाई वो तो आगे का है। ये जो आंदोलन से जो नाराजगी नजर आ रही है, इसका असर कितना पड़ सकता है 2022 के विधानसभा चुनाव में, ये पूछेंगे आपसे, मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटा कमेंट मैं ले लेता हूं। मेरे साथ पवन नेहरा जी हैं। नेहरा साहब, महापंचायत का आयोजन हो रहा है और कंडेला में आज आप लोगों की तरफ से 5 प्रस्ताव पास किए गए कि इन सभी को सरकार माने तो फिर आंदोलन वापस होगा। कितना प्रभाव सरकार पर आप देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो आप सारे के सारे हथकंडे अपना रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आप लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं महापंचायत और सरकार की तरफ से, और ज्यादा प्रबल तरीके से किसानों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश हो रही है, वो चाहे किसी भी प्रकार से हो रही हो, सब तरीके अपना रही है सरकार भी। अब ऐसे में बात तो बनती नजर आती नहीं है, मामला लटक गया है। देखिए शमशेर जी, सबसे पहले तो बात ये है कि सरकार हमें रोकने के लिए हथकंडे अपना रही है, और हम जो हथकंडे अपना रहे हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए अपना रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अमानवीय व्यवहार किसानों के साथ किया जा रहा है। कटीले तार लगाए जा रहे हैं, रोड के ऊपर कीले लगाई जा रही हैं, बड़े बड़े सरिये लगाए जा रहे हैं, और कंक्रीट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जा रहा है ताकि हम तक पानी ना पहुंचे, हम तक बिजली ना पहुंचाई जा सके, हमारी कोई मदद ना कर सके, और हम वहीं पे भूखे प्यासे मर जाएं। ऐसा सरकार करना चाह रही है। लेकिन सरकार ये नहीं जानती कि किसान को जंगल में रहते हुए सदियां गुजारी है जंगलों में किसान ने, और हम उसी किसान के बेटे हैं। हम बिना सुविधाओं के रहना जानते हैं, और जिस प्रकार से जो चीजें हम अपना रहे हैं उससे सरकार बैकफुट पर है। सरकार डरी हुई है, तभी तो इस तरह के हथकंडे अपना रही है कि कहीं हम कोई हरकत ना करें, कहीं हम आगे ना बढ़े, कहीं लोग हमारी बातों को ना सुने, कहीं लोग हमारे साथ ना हो जाए और सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ जाए। तो सरकार पर पूरा दबाव है। जितनी पंचायतें हो रही हैं, सरकार उसके अनुसार सरकार पर दबाव बढ़ रहा है, और मुझे यकीन है कि सरकार जो है इन 3 काले कानूनों को वापस लेगी। मैं वंदना पोपली जी के पास जाऊं, उससे पहले संजीव भारद्वाज जी से भी कमेंट ले लेता हूं। संजीव भारद्वाज जी, जो इस वक्त किसानों की तरफ से महापंचायतें आयोजित की जा रही हैं और उसमें राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी पूरा सहयोग किया जा रहा है, उसमें चाहे कांग्रेस हो, इनेलो हो या और तमाम ऐसी पार्टियां जो इस आंदोलन के साथ खड़ी नजर आती हैं, या फिर उसके पीछे कोई और भी कारण, तमाम तरह के कारण होते हैं। लेकिन क्या ऐसा कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये जो महापंचायतें हैं
ये वाकई में असरकारक होती हैं, या फिर ये कहीं जो महापंचायतें इस प्रकार के आंदोलन में नींव में पानी का काम ना कर दें? दबाव की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेहतर करने जाते हैं तो कुछ गलत हो जाता है। शमशेर जी, मैं आपके माध्यम से आपके जो व्यूवरशिप है उनको बताऊं, आपके दर्शकों को बताऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब हमारी पार्टी को या जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं सबको अब ये आंदोलन नहीं लगता। ये महापंचायतों के जरिए आप देखें लाखों लोग इसके विरोध में खड़े हैं। ये सिर्फ आंदोलन नहीं है, अब ये क्रांति है। ये किसानों की क्रांति में कन्वर्ट होगी। जैसे अशोक चौहान जी ने कहा, बहुत विस्तार से उन्होंने सारा कुछ बताया, सारी बातें उसके अंदर आ गई। मेरे समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा, मैं आपके माध्यम से बोलूं कि ये किस तरह का कि देश की राजधानी के चारों तरफ रास्तों पे इस तरह से कीलों का लगा के उसको टीवी चैनल पे दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है। हमारी इंटरनेशनल फॉर्म में इतनी ज्यादा कि कौन सलाहकार हैं, कौन ऑफिसर्स, कौन इसके अंदर सलाह दे रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट को कि कीले दिखाओ जी, ये कीले सड़कों पे लगाओ जी। ये कोई अच्छी तरफ ये आंदोलन नहीं जा रहा। और ये आप महापंचायतों की बात कर रहे हैं, इससे महापंचायतों के जरिए गांव-गांव में, देहात में ये आपको समझना चाहिए और इनको सत्तारूढ़ दल को सोचना चाहिए कि कितना समर्थन लोगों का है इसके पीछे। लाखों लोग बुलाते भी नहीं है तो लाखों लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब ये कोई आंदोलन नहीं है, ये तो क्रांति आ गई है। वंदना पोपली जी, ये लाखों की तादाद में, हजारों की संख्या में लोग लगातार इकट्ठा हो रहे हैं, पंचायतें, महापंचायतें हो रही हैं। क्या लगता है सरकार को कि ये जो सब किया जा रहा है ये बेवजह है, या इसकी वजह के बारे में सरकार कुछ सोच रही है? क्योंकि रास्ता तो सरकार को ही निकालना पड़ेगा। किसानों का विरोध लगातार देख रहे हैं, सब देख रहे हैं जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं। और आज महापंचायत में 5 प्रस्ताव कंडेला जो महापंचायत हुई वहाँ पर उन्होंने पास कर दिए हैं, जिनमें से कृषि कानूनों को वापस लेने की बात भी है, MSP की गारंटी कानून की बात भी कर रहे हैं, और जो किसान पकड़े गए उनको छोड़ने की बात कर रहे हैं, केस वापस लेने की बात भी की जा रही है। तमाम बातें आज हुई हैं। क्या इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार को जो कदम उठाने चाहिए उनको लेकर कितनी तेजी के साथ, कितनी गंभीरता के साथ काम हो रहा है? हालात सामान्य नहीं रहे। शमशेर जी, जहाँ तक आप भी देख रहे हैं, लगातार 2 महीने से सरकार बातचीत करने की कोशिश कर रही है। किसानों को बार बार दिल्ली में बुलाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। सबसे पहले वो कहते हैं कि हमारी MSP खत्म हो जाएगी, हम बोलते हैं लिखित रूप में दे देंगे। बोले मंडियां खत्म हो जाएगी तो उसकी भी गारंटी हम देने को तैयार हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि आप एक काम करिए, आपको अगर संशोधन कराने तो संशोधन करा लीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट कानूनों को होल्ड पर डाल देता है। उसके बाद सरकार फिर भी कहती है कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो बैठकर बात करते हैं, 2 साल होल्ड पे रख देते हैं, कमेटी बना देते हैं। लेकिन उसके बावजूद जिद पे अड़े रहना। और आपने देखा होगा कि किस तरह से 26 जनवरी को पूरे देश में देखा एक तांडव मचाया गया। पूरे दिल्ली के अंदर हथियारों को लेकर घुस गए और पुलिस वालों पर अटैक किया गया, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई। अभी पवन नेहरा जी कह रहे थे ना कि हमारी जो इनको भारतीय जनता पार्टी को डर है कि कहीं कोई हरकत ना करे। बिल्कुल डर है, आप हरकत कर सकते हैं और ये डर हमने पहले भी बताया था, हमने 26 से पहले बताया था। और आपके चैनल पर बैठकर मैंने कहा था कि अगर आपको लगता है वंदना जी, आप अपने डर को पहले रखिए, आप अपने डर को रखिए। आपने अभी बात की है, सब MSP हमें लिख करके दे देंगे। लिख करके तो आपने अपना मेमोरेंडम भी दे रखा है, लिख करके तो आपने 15 लाख भी दिए थे। लिख करके इन कानूनों की जरूरत ही क्यों पड़ी? और जरूरत अगर थी तो सही समय पे आप लाए होते। इनको आपको इस तरह लाने की जरूरत क्या पड़ी कि आप अध्यादेश के रूप में इनको लाए? जब सारा देश लॉकडाउन में भूखा मर रहा था तब आप लाए और उन किसानों के प्रति लाए। तरीकों पे तो बात कर दी पवन नेहरा जी, कमी क्या है वो बता दीजिए। कमी मैं सारी कमी बताता हूँ, सारा किसान जानता, आप भी जानते, आप एक फायदा नहीं गिनवा सकते। आज तक
आज तक जितने भी नेताओं ने बयान जारी किए वो लोग किसानों के लिए अच्छे हैं, किसानों के लिए अच्छे आप लोगों ने बताया, लेकिन कोई फायदा नहीं बता पाया। आप मेरी बारी में बीच में बोल रहे हैं, सुन लीजिए। आप कोई फायदा नहीं बता पाए आज तक, खत्म होने दीजिए। कोई फायदा आप नहीं बता पाए, सिर्फ यही कहते हैं किसानों के लिए अच्छे, किसानों के भले के लिए। आप एक फायदा मुझे बता दीजिए, आप एक फायदा बता दीजिए। एक मिनट एक मिनट, मैं पहले वंदना पोपली जी से बात कर लेते हैं। वंदना पोपली जी बात पूरी करें। हाँ जी, पवन नेहरा जी, मुझे लगता है कि आपको इंतजार करना चाहिए जब तक आपकी बारी आए। और यहाँ पर आप फायदे की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है किसानों के फायदे के लिए ही है, तभी तो ये कानून लाए गए हैं। और जब आप 2-4 फायदे गिनवा दीजिए आप, फिर मैं आप 2-4 फायदे गिनवाइए तो सही, आपने कभी फायदे नहीं गिनवाए। मुझे लगता है कि आपने इसके डिसएडवांटेज नहीं गिनवाए, फायदे सुन लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ, सुन लेते हैं वंदना जी कुछ फायदे बता रही, सुन लेते हैं। पवन नेहरा जी आपके पास भी आऊंगा, फायदा सुन लेते हैं। सुनिए, 30 बार सुनिए। आपको बताना चाहेंगे कि एक भी ऐसा बयान नहीं आया जहाँ पे मंडियों को खुला छोड़ने की किसी ने वकालत नहीं की हो। सभी कहते थे कि किसान मंडी के अंदर भी बेच सके, मंडी के बाहर भी बेच सके, ऐसा होना चाहिए। एक सिंगल बयान बता दीजिए। वंदना जी, आज से पहले मंडियों के बाहर अनाज बिक रहा था, केवल 6% मंडी एपीएमसी मंडियों के अंदर खरीदा जाता, केवल 6%। मुझे आपकी एक भी बात नहीं सुनाई दे रही। जब तक आपकी बात नहीं सुनूंगी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। राकेश टिकैत जी ने कहा था कि 70 सालों तक जिस चीज का इंतजार हो रहा था वो बदलाव आ गए हैं। सभी लोग चाहते थे कि किसानों को जो है, अब क्यों पलट गए? अब क्या कारण हो गया वंदना जी? अब वो क्या हो गया कि वो इस बात को नहीं मानने के लिए तैयार नहीं? वो बिना बिल के सिर्फ मीडिया की खबर के ऊपर राकेश टिकैत जी की प्रक्रिया थी कि शायद उसमें कुछ अच्छा होगा, लेकिन जब अध्यादेशों को पढ़ा गया, आपके बिलों को पढ़ा गया, तो राकेश टिकैत जी ने इनका खंडन किया और वो 70 दिनों से आपके धरने पर बैठे हुए हैं किसानों के साथ, और आप उनके बयानों की बारी करते हैं। मतलब मीडिया सुनकर आपने प्रतिक्रिया दे दी और उसके बाद आपने एक्ट पढ़े। चलिए, एक्ट में क्या कमी है वो भी आप नहीं बता पाए। आपने पढ़े? आपने पढ़ा? चलिए, मैं इस चर्चा को एक काम करता हूँ। एक मिनट वंदना जी, आप नेहरा साहब आपसे एक मिनट दोनों को रोकूंगा। एक मिनट वंदना जी, एक मिनट। आप इनके फायदे बता दीजिए, नेहरा साहब के पास चलेंगे तो नुकसान पूछेंगे। आप फायदे बताइए, सरकार फायदे बता रही है और पवन नेहरा जी को इनके नुकसान नजर आते हैं। दोनों से 3 फायदे, एक नुकसान बता रहा है, एक फायदे बता रहा है। जनता के पास ये चीजें पहुंचनी चाहिए। वंदना पोपली जी के ऊपर फोकस कीजिए। वंदना जी बताइए। देखिए, सबसे पहले जो ये कानून है वो इसलिए लाए गए हैं, दो तो कानून है और एक उसमें संशोधन किया गया है कि जो किसान है अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकता है, मंडी के अंदर भी बेच सकता है, मंडी के बाहर भी बेच सकता है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उसमें सारे फायदे नहीं, इसमें फायदा क्या है? मंडी के अंदर भी बाहर भी बेचेगा किसान को फायदा क्या? इसमें क्या गारंटी है फायदे की? गारंटी की ये, अगर मंडी से बाहर उनको ज्यादा रेट मिलता है तो मंडी के बाहर बेचिए। आप बातें नहीं है कि आप एमएसपी पर ही बेचिए, एमएसपी से ज्यादा रेट मिलता है तो उस पर भी बेचिए ना, और मंडी के बाहर बेचिए। और जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो उसके अंदर भी फायदे गिनाए गए हैं कि अगर जमीन पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिर्फ फसल पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले से ही जो दाम है वो जहाँ पर एपीएमसी नहीं है वंदना जी, जहाँ पर ये मंडियां नहीं है वहाँ का किसान समृद्ध हो गया आज देश का। जहाँ पे मंडियां नहीं है वहाँ देश का किसान समृद्ध हो गया। मैं देश के जिन राज्यों में, हाँ बताइए, मैं देखिए सही बात जनता तक जानी चाहिए, गलत नहीं जानी चाहिए। एक मिनट पवन नेहरा जी, पूछ लेते हैं। मैं वंदना जी पूछ रहा हूँ, फिर आप नुकसान बताना। जी वंदना जी। रामचरित्र चौधरी जी हैं, वो विश्व खाद्य संगठन के चीफ टेक्निकल एडवाइजर रह चुके हैं। उन्होंने गोरखपुर, संत कबीरनगर, महाराजनगर, बस्ती, आजमपुर, मिर्जापुर, गोंडा आदि में 5200 किसान जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने बताया कि एमएसपी से 20% उनको ज्यादा फायदा हुआ। मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर उनको लगता है कि अच्छा फायदा हो रहा है, मंडी से ज्यादा उनको पैसा मिल रहा है, तो वहाँ पर जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं। इसमें मुश्किल वाली क्या बात है? अगर आपको लगता है, एक सेकंड, एक पॉइंट और, अगर आपको कानून पसंद नहीं है तो आप मंडी में भी, मंडी कौन सा बंद हो रही है, उसके लिए इतना शोर मचाने की जरूरत ही नहीं है। हो गया निरस्त पहला वाला। ठीक है, दूसरा फायदा बताइए। कॉन्ट्रैक्ट में कमी चली जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट मत करिए, इसलिए बोला आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा निरस्त हो गया, दूसरा कानून निरस्त। और तीसरी बात है, आप यहाँ पर
बात की जा रही है कि संरक्षण के बारे में आवश्यक वस्तुओं को, तो अगर किसान को लगता है कि मैं संरक्षण नहीं कर सकता तो मत करिए संरक्षण, तीसरा भी निरस्त हो गया अपने आप से। हमने तो एक ऑल्टरनेटिव दिया है ना। किसान तो संरक्षण कहाँ करेगा? किसान के पास क्या इतना स्टोर करने के लिए जगह होती है? किसान के पास तो किसी को मंडी के व्यापारी को बेचेगा ना, और उसने उसको संरक्षित करके रख लिया, फिर वो मार्केट में बेचेगा तो आप भी महंगा खरीदेंगे, हम भी महंगा खरीदेंगे, ये किसानों का डर है। हाँ वंदना जी, उसका भी मैं जवाब दे देती हूँ। हाँ बिल्कुल जवाब चाहिए। जो संरक्षित करने की एक लिमिट रखी गई है, अगर अमाउंट जो है ज्यादा हो जाएगा तो ये इमीडिएटली अपने आप रुक जाएगा। एक परसेंटेज रखी गई है, सब्जियों की बात कर लीजिए, दलहन की बात कर लीजिए, तिलहन की बात कर लीजिए, हर एक के लिए एक परसेंटेज रखी गई है कि अगर इस रेट से ज्यादा चले गए तो उसके बाद संरक्षण नहीं हो पाएगा। उसके बाद पवन नेहरा जी इसका, क्योंकि चर्चा हम किसान आंदोलन को लेकर कर रहे थे, लेकिन मसला उसी को लेकर, अब आपने सारी बातें सुनी, अब आपसे चाहेंगे आपको नुकसान कहाँ नजर आता है? पहली बात इन्होंने बताई कि बाहर बेचिए, बाहर की मंडी आपके लिए खोल दी गई, आप कहीं भी बेच सकते हैं। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ वंदना पोपली जी से कि एपीएमसी मंडियों के अंदर केवल 6% फसल का ही खरीद किया जाता है, बाकी 94% बाहर ही बिकती है, बाकी 94% बाहर ही बिकती आई है और बाहर ही बिकती है। किसने रोका था किसी को? सिर्फ एपीएमसी मंडियों के अंदर आप दूसरे राज्यों में नहीं बेच सकते थे, तो इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी। और अगर आप ये वंदना जी, अब आप बोल चुके हैं, मुझे बोलने दीजिए, आप बोल चुके हैं, मैं समझता हूँ। अब आप सुन, एक मिनट वंदना जी, पूरी बात सुन लेते। देखिए आप जब एक प्रश्न डाला है बीच में, आपके हिसाब से कोई बदलाव नहीं है कानूनों के बाद? नहीं, बदलाव क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ ना बदलाव। आप सुनने का मादा तो रखिए, मैं कितना बदलाव है और ये डेथ वारंट किस तरह से किसानों का, आप सुनने का मादा रखिए वंदना जी। पहले आपने जब पहले भी बाहर बिक रही थी तो इनकी जरूरत नहीं थी ऐसा कानून लाने की, आपको खुश कर दिया। अब ये झूठा प्रचार है कि आपकी मंडियां खोल दी गई। जब एमपी का आपका सीएम ये कहता है कि यहाँ पर एक भी ट्रॉली घुसी तो हम उसको घुसने नहीं देंगे, किसी दूसरे राज्य से, राजस्थान से, हरियाणा में कहता राजस्थान से बाजरा आने नहीं देंगे, तो कहाँ खोल दिया आपने? पहली बात। दूसरी बात आपने कही एमएसपी से ज्यादा बेचे। वंदना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एमएसपी का मतलब मैक्सिमम प्राइस नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। क्यों रखा गया? क्यों रखा गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस? हाँ, ज्ञान की बात नहीं है, आपको ज्ञान की ही जरूरत है, इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, आपको किसी के ज्ञान पे सवाल ना उठाएं, ये बुद्धि कौशल की। देखिए एक मिनट, मैं सभी मेहमानों से बात करूंगा, वो जिन लोगों को हम यहाँ पर बुलाते हैं, एक मिनट, जिन लोगों को, सभी मेहमान सुने, एक मिनट, सभी मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों को हम पैनल में बिठाते हैं, हमारी नजर में सारे बुद्धिजीवी हैं, अपने अपने क्षेत्र का उनको ज्ञान है, ज्ञान कौशल पर सवाल ना खड़ा करके आप लोगों को नुकसान कहाँ नजर आता है, फायदे कहाँ नजर आता है, उस पर बात कीजिए। शमशेर जी, मैं वही कह रहा हूँ कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी कि एपीएमसी के द्वारा जब ये तय किया जाता है सरकार के कुछ नुमाइंदों के द्वारा कि मिनिमम कम से कम कीमत उसको ये मिलनी चाहिए। यानी कि लोग जो हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो ठग लोग हैं, मैं ठग कहूंगा उन लोगों को, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं देते, मिनिमम भी नहीं देते, और बाकी लोग अपना मैक्सिमम पे कैप लगाते हैं और हमारे ऊपर मिनिमम पे कैप लगानी सरकार को पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें ठग लिया जाता है, किसान भोला भाला है, किसान को एमएसपी भी नहीं मिलती। और आपने कहा कि बाहर बेचिए, जब आप सरकार के अंडर में रह करके एमएसपी नहीं दिला सकते तो खुले में किसान को कितनी एमएसपी मिलेगी, इसका अंदाजा सभी को है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। दूसरा, इन्होंने एक और मेरे को बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इनके खुद के शब्द हैं, आप पीछे चला करके सुन लीजिएगा वंदना पोपली जी, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कुछ लोग कर रहे हैं। जब पहले से कर रहे थे तो इन कानूनों की क्या जरूरत पड़ी आपको? और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इसमें क्या लेना देना है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो नुकसान आपने कानून बना करके दे दिया किसान को, वो ये है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे उसकी गुणवत्ता के आधार पर मेरी फसल वापस कर दी जाएगी, नहीं खरीदी जाएगी, और जो मुझे पैसा दिया गया वो पैसा मुझसे वसूल करने के लिए, मुझसे लेने के लिए, फिर वो अपने विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपना करके मेरे घर, मेरी जमीन और मेरे ट्रैक्टर, मेरे पशुओं को लेकर के जाएंगे। ठीक है, चलिए नेहरा साहब, आपने इनके नुकसान बताए। एक मिनट, मैं आऊंगा आप सभी मेहमानों के पास, सभी के पास आऊंगा। एक मिनट, सबके पास आ रहा हूं। ब्रेक का वक्त हो गया, छोटे से ब्रेक का वक्त, चर्चा लगातार जारी है, फिर लौटेंगे तो नफे नुकसान की बात हो रही है, लेकिन फिर लौटेंगे तो एक बहुत बड़ा सवाल हम करेंगे, और वो सवाल ये है कि जो महापंचायतें आयोजित हो रही हैं किसानों की तरफ से, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इस वक्त नेतृत्व करने वाले जो किसान संगठन नेता हैं वो 30, 35, 40 के आसपास हैं,
उसका ध्रुवीकरण तो नहीं हो जाएगा, किसी एक तरफ तो नहीं जा रहा, और अगर ऐसा होता है तो फिर उसका नफा क्या है, नुकसान क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम ब्रेक के बाद बात करने वाले हैं। पूरा 28 लीटर दूध देती है मेरी गाय, पर पहले तो दिखाने में भी शर्म आवे थी। फिर डॉक्टर साहब ने बताया फीड ऐसी खिलाओ कि दूध बढ़े मगर सेहत की कीमत पर नहीं। असीस मिल्क श्योर 30 भरपूर दूध देने वाले पशुओं के लिए पोषण से भरपूर आहार। इसके शक्तिशाली तत्व दूध देने की क्षमता बढ़ाते हैं, साथ ही साथ पशु की सेहत भी बनाते हैं। कंपटीशन में जाग रहेगी एक दिन। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई और सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। कोरोना वैक्सीन से जुड़े हर पहलू पर करेंगे चर्चा। अब तक टीकाकरण अभियान कितना सफल, बताएंगे लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी। देखिए आपका डॉक्टर कल दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कंडेला से किसानों की हुंकार, जिसमें कहा कि इन कानूनों को वापस लो सरकार। यही बात हम कर रहे हैं लगातार कि आंदोलन जो इस वक्त चल रहा है वो जा किधर रहा है। महापंचायतें आयोजित की जा रही हैं और एक महत्वपूर्ण सवाल ब्रेक पर जाने से पहले मैंने किया था कि जो आंदोलन में नेतृत्व करने वाले लोग हैं, किसान नेता हैं, उस नेतृत्व का कहीं ध्रुवीकरण तो नहीं हो जाएगा कि ये सवाल बड़ा अहम है, इसलिए कि जो 35-40 किसान अपनी बात रखते हैं सरकार के सामने,
अब उसका कहीं दूसरी तरफ जो मुड़ने का तरीका वो तो नहीं नजर आ रहा, ये उधर तो नहीं मुड़ रहा है। ये मैं पूछूंगा, चौहान साहब से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले पवन नेहरा किसान नेता मेरे साथ हैं, वंदना पोपली जी हैं, अशोक चौहान जी हैं, संजीव भारद्वाज जी भी हैं। भारद्वाज साहब, तमाम लोगों को आपने सुना है, उस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक चीज मेरे मन में आ रही है कि जो आंदोलन चल रहा है उसमें गाजीपुर बॉर्डर पर जो उस दिन हुआ रात को, और राकेश टिकैत के जो आंसू निकले, भावुक अपील हुई, उस अपील से ऐसा लगा कि हरियाणा का लगभग बहुत सारा किसान उससे कहीं ना कहीं नाराज हुआ और दुखी मन से बॉर्डर की तरफ गया। यूपी के भी बहुत सारे किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। अब ऐसे में ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा कि जो पूरे के पूरे किसान आंदोलन के जो अगुवा हैं उनमें कहीं एक की तरफ सुई आकर टिक जाएगी, चाहे वो राकेश टिकैत हो या कोई और नेता हो। और ये शुरू से बीजेपी कह रहे कि 40 लोग हम किससे किससे बात करें, कोई एक चेहरा हो तो हम बात करें। शमशेर जी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बताऊं, बार बार ये बात आती है कि इसमें फायदा क्या है और इन कानूनों में नुकसान क्या है। इसके अंदर हमारे कांग्रेस पार्टी ने खेती का खून, एक ये 3 काले कानूनों के बारे में विस्तार से 15 पेज के अंदर ये बुकलेट छापी है और बताया है। संक्षेप में आप कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं? सारी चीजें विस्तार से इसमें बताई हैं। जो अभी बात हो रही थी मुझसे पहले साथी प्रवक्ता जो बोल रहे थे, एमएसपी की गारंटी के बारे में बोल रहे थे, जो मंडी से बाहर कोई खरीद फरोख्त होगी उसको मॉनिटर कौन करेगा कि ये एमएसपी पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। फिर उसके अंदर ये अदालत जाने का कोई इसमें प्रावधान नहीं था कि अदालत जाने का। लेकिन भारद्वाज जी, अभी तक जो 6%, 8% जो खरीदी जा रही है मंडियों में, उसके अलावा तो बाहर ही खरीदी जा रही है, उसको कौन मॉनिटर कर रहा है? उस पर कोई हाँ, ये इसके अंदर शमशेर जी इतना वक्त आपके इस वक्त डिबेट में नहीं है कि मैं इसको सारी बुकलेट को 15 पेज की बुकलेट को पढ़ूं। ठीक है, इतना नहीं है। मोटे मोटे तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये तीनों कानूनों को काले कानून बताया जा रहा है, इसमें सारा विस्तार से है कि भी ये काले कानून क्यों बताया जा रहा है, किसान इससे परेशान क्यों है। जहां तक आपने कहा कि एक नेता पे दूरीकरण हो रहा है, ये हो रहा है, आज वो राकेश टिकैत जी ने इसके कंडेला गांव की महापंचायत के अंदर क्लियर कर दिया कि ये पंजाब से या और डिस्ट्रिक्टों से, स्टेट से जो 40 नेताओं की एक समिति बनी है, फैसले वही करेगी, अकेला इसमें कोई फैसला नहीं करेगा। ये बात क्लियर हो गई है। और बाकी ये मामला किसानों के से रिलेटेड और किसान नेताओं से उनको ये ऐसा बोलना पड़ा कि उनके मन में रहा होगा, कहीं ऐसा संकेत तो नहीं लगा, उनको बात रखनी पड़ी। इसमें कोई भी पार्टी का कोई प्रवक्ता ये बात कहे वो वाजिब बात नहीं होगी, वो उनसे संबंधित मामला है। सारे किसान जब सड़कों पे बैठे हुए हैं तो सबसे पूछ के ही फैसले वो लोग लेंगे और लेने चाहिए। उसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना, किसानों के क्या किसानों ने बात माननी है और कितने लोगों ने माननी है, ये उनका अधिकार है, उनका सोच का अधिकार है। उसमें वैसे आज उन्होंने महापंचायत के अंदर, आज नहीं 3 दिन से, चाहे मैं इसलिए मैंने भारद्वाज साहब आपसे इसलिए कहा कि जब जब कहीं पर भी इस आंदोलन का अगवा करने वाले नेता हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर बयान बदल जाते हैं। हाँ, बाद में उन सब चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की जाती है। जब हमने देखा कि जो चढ़ुनी जी का मामला सामने आया तो उसमें पूरे प्रकरण में फिर बाद में मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद फिर एक मत हो जाता है सारे का सारा जो ग्रुप है किसानों का, संगठनों का। लेकिन अब इस तरह की बात आना, इसलिए सवाल खड़े हो जाते हैं। फिर आंदोलन लंबा हो गया है और लंबा आंदोलन जब चलता है तो कोई सरकार चाहे किसी पार्टी की रही हो, वो सारे पैंतरे आजमाती है। और इसमें चाहे सरकार बीजेपी की हो या कहीं कांग्रेस की हो, ऐसा कुछ होता तो फिर कहीं ना कहीं पैंतरे तो सभी आजमाते हैं, वो किया जाता है। ये जो 70 डेज से भी ज्यादा इसको आंदोलन को चलते हो गए, मैंने डिबेट के पहले ही चरण में बताया था कि अब ये आंदोलन नहीं है, ये क्रांति है। और इसके अंदर आप देखिए, देश का जो अन्नदाता है उसकी जीत निश्चित है, चाहे कोई पार्टी हो या ना हो, चाहे कोई साथ हो या ना हो। जिस तरह से वो अपनी एकता
एकजुटता दिखा रहे हैं, तो मेरी पार्टी ये भी चाहती है कि हमारे अन्नदाता की जीत निश्चित हो, और ये निश्चित है। जो भी उनके ऊपर थोपी हुई चीजें हैं, जो वो मना कर रहे हैं, वो मौजूदा सरकार को वापस लेनी पड़ेगी, ये हमें महसूस हो रहा है। ठीक है अशोक चौहान जी, जो एक अहम सवाल है जो इस वक्त मैंने भारद्वाज जी से भी पूछा है, कई बार होता ही है कि किसी भी आंदोलन का कोई एक अगुवा होता है, और जब गाजीपुर बॉर्डर पर जो घटना घटित हुई उसके बाद राकेश टिकैत एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरे। वो भावनात्मक अपील इतना काम कर गई कि बहुत जगह से किसान वहाँ के लिए निकल पड़े। और दूसरी तरफ सरकार की बात करूँ तो सरकार भी लगातार ये कह रही कि किसी एक व्यक्ति से या किसी एक समिति से हम बात करें, ऐसा कुछ तो हमारे पास हो। अब अगर इस आंदोलन का ध्रुवीकरण हो जाता है, किसी एक चेहरे पर आकर टिक जाता है, तो उससे क्या फायदा होगा, नुकसान होगा? हालांकि राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया है कि सभी बैठकर फैसला करेंगे, पर बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि इस आंदोलन में कोई बात ऐसी बनी निकली तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए हैं। ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसा डर, ऐसा अंदेशा किसान संगठनों को है? और अब जिस तरह से महापंचायतों में राकेश टिकैत को बुलाया जाना, वहां पर एक बड़े चेहरे के रूप में उनका अपने आप सामने आ जाना, या फिर कोई और तरीका, ये चीजें क्या इशारा कर रही हैं? शमशेर जी, आपके ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा है और बात भी सही है, क्योंकि जो आंदोलन होता है अगर वो ज्यादा लंबा चल जाता है तो उसमें आंदोलन चलाने वाले को भी परेशानी है, और जो जिसके खिलाफ चलाया जा रहा है वो भी, जिसके खिलाफ चलाया जा रहा है वो इसको तोड़ने का, करने का, जैसा आपने भी बोला था, हर कोई पैंतरा अपनाता है। ये बात नहीं है कि सब बीजेपी ही अपना रही है, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो या कोई हो, तो देखो वो तो गवर्नमेंट करती है हर तरह से आंदोलन से निपटने के लिए जो भी होता है वो अपनी रणनीति बनाई जाती है, बनाते हैं। और रही क्या नाम ध्रुवीकरण के जो आंदोलन के हो जाएगा, ऐसा अगर होता है तो ये बहुत ही गलत होगा और इसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ेगा। सरकार को इतनी परेशानी उससे नहीं होगी जितनी परेशानी आंदोलन करने वालों को और आंदोलन चलाने वालों को। ये समझ लीजिएगा एक तरह से आंदोलन जो है दी एंड की तरफ ही जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भावना में लोग बहकर आ तो जाते हैं पर विजन सामने नहीं होता। उनका नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति एकाध हो तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और अब जिस तरह से भीड़ आ रही है उसको मैंने अभी मंच पर देख रहा था, मंच को हमने देखा कि मंच टूट कर गिर जाता है। वहां पर चंद लोगों का आना जरूरी था, चंद लोग वहां पर बैठते, लेकिन वहां पर इतने ज्यादा लोगों का आ जाना, ये ठीक है कि चाहे कांग्रेस क्रांति की बात करें, किसान इसको बहुत बड़ा आंदोलन की बात कह रहे हो, लेकिन ये ऐसा लगता है कि इस तरह की स्थिति अगर पैदा होगी तो मैनेज करना मुश्किल होगा, और मैनेज करना खुद को ही मुश्किल हो जाएगा, फिर सरकार को कैसे किसान अपनी बात मनवाने के लिए तैयार हो पाएंगे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जबकि क्या है कि राकेश टिकैत उनको भी थोड़ा आभास ऐसा होने लगा था, जिसको कि आज उन्होंने कंडेला की जो रैली है, कंडेला की जो मीटिंग हुई है, जो महापंचायत हुई है, उसमें उनको क्लियर करना पड़ गया कि ये मत सोचो कि मैं ही हूँ, यानी मेरे भावुकता की वजह से लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये मत निकालो कि सरकार से मेरे तार डायरेक्ट जुड़े हुए हैं या सरकार जो है मुझसे जो डायरेक्ट बात करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। जो 40 संगठन जिनको सरकार पहले से बुलाती रही है, उन सब से बैठक करके, उन सब से मीटिंग करके और आम सहमति से ही कोई मामला निकाला जाएगा। अकेला राकेश टिकैत जो है कोई किसी तरह से कोई अपना जो है मीटिंग नहीं करेगा या फिर किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं लेगा। हाँ, अगुवाई जरूर होती है, पर अगुवाई के साथ साथ में जो है, जो अगवा करने वाला है, जो आदमी जो नेतृत्व करने वाला है, उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि जिन्होंने इतने बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें जो है विश्वास व्यक्त किया है, उसका वो फायदा ना उठाएं या आंदोलन को गलत दिशा में ना ले जाएं। जब वार्ता करते हुए अपनी ही चौधराहट जो है उसमें रखेंगे तो नुकसान जो आंदोलन का ही होगा, सरकार का नुकसान नहीं होता। इसमें सरकार तो चाहती है कि आंदोलन से निपटा जाए, कैसे भी निपटा जाए। इतिहास रहा है, आप भी जानते हैं और सभी पार्टी के लोग जानते हैं, हमारे प्रवक्ता जो बीजेपी के और क्या नाम कांग्रेस के हैं वो भी जानते हैं।
यही है कि जब तक विश्वास बना है तो ठीक है, जिस दिन विश्वास खत्म हो जाएगा या टूटना शुरू हो जाएगा, ये समझ लीजिएगा कि आंदोलन भी अपना जो है खत्म होने के रास्ते पे पहुंचा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी आपने बात कही है। पवन नेहरा साहब मेरे साथ हैं। पवन नेहरा जी, देखिए, राजनीति लोग जो होते हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग होते हैं, उनका अपना एक उनकी एक मंशा होती है, वो हर किसी को इस बात से इत्तेफाक होना चाहिए। लेकिन जो इस वक्त आंदोलन चल रहा है, इसमें राकेश टिकैत को लेकर हमने बात इसलिए की कि उनको ये मंच से बात कहनी पड़ी और बाकी जो किसान नेता हैं उनको साथ लेकर इस पूरे प्रकरण को लेकर बातचीत सरकार से की जाएगी, जो भी आगे बातें होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल दिमाग में आ जाता है, सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी, कि अगर ऐसा होता है, ध्रुवीकरण हो जाता है, किसी एक चेहरे पर आकर आंदोलन टिक जाता है, तो कई बार इसके नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं। फायदा ये होता है कि एक आदमी की बात को सभी लोग मान लेते हैं और फिर जल्दी मसला सुलझ जाता है। नुकसान ये होता है कि आपके साथ 35-40 लोग और खड़े थे, आपने उनको ना सुन के अपनी बात को रख दिया और बात निपट गई, मामला फाइनल हो गया, फिर नाराजगी बढ़ जाती है, नेतृत्व पर सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या आप लोगों को इस बात का आभास है? नेहरा साहब, देखिए, पहली बात तो ये कि किसानों के बीच में किसी इस तरह की कोई बात नहीं है, ये नैरेटिव नहीं, मैंने इसलिए कहा कि पहले जब कभी कोई बात, देखिए, किसान आंदोलन जब 26 जनवरी को मामला जब भड़का, ये सारा का सारा खेल हुआ, तो कितने बयान आए। बाद में सारी चीजें होती कि मैनेज करने की कोशिश करते हैं, वो चाहे भावना में आकर बयान दिया जाता है या फिर उनको कुछ ऐसा लगता है। और आपको पता है, गुरनाम चढ़ौनी का जो मसला सामने आया, एक रिपोर्ट अखबार में छपी, उसके बाद सवाल जवाब देना पड़ा। ये हम इसलिए पूछ रहे हैं जो हो रहा है, और जो हो रहा है वो हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोई नैरेटिव सेट नहीं कर रहे। ये मैंने आपसे पूछा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, ये नैरेटिव आप सेट नहीं कर रहे, ये नैरेटिव सरकार के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा माउथ टू माउथ छोड़ा जा रहा है कि एक, ताकि किसी भी प्रकार से हमारे किसान नेताओं के बीच में एक फूट पड़ जाए, और जब जैसे ही इनके अंदर फूट पड़ती है, किसी एक को अपनी बगल में रख करके अपने साथ लेकर के इसके आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। ये सरकार की पुरानी चाल होती है, सभी सरकारें ऐसा करती है। ये इसमें किसान बहकाव में नहीं आने वाला। प्रत्येक किसान आज विवेकशील है, पढ़ा लिखा है, उसके बच्चे पढ़े लिखे हैं, विवेकशील और चिंतनशील किसान आजकल है, वो इनके बहकाव में आज नहीं आने वाला है। ठीक है। वंदना पोपली जी, आपसे एक सवाल मेरा ये कि 26 जनवरी को ऐसा हो गया था कि आंदोलन खत्म होने वाला है, लेकिन उसके बाद अचानक से जो कार्रवाई आप लोगों की तरफ से की जाती है, सरकार की तरफ से की जाती है इस पूरे मसले को मैनेज करने के लिए, और अब भी जो काम हो रहा है, देखिए, एक अशोक चौहान जी ने एक बात कही कि जो किसान खेत में गर्मी में, सर्दी में, और किसान भी बात कहते हैं, ये हम भी जानते हैं कि खेत में गर्मी में, सर्दी में, धूप में, बरसात में, आंधी में, तूफान में काम कर सकता है, उसके सामने अगर इस प्रकार की कोशिशें की जाएंगी तो लगता है आपको कि वो उस बात से डर जाएगा, मान जाएगा, दब जाएगा? और दूसरा एक मैंने एक सवाल सभी से किया है कि ऐसे प्रकार के प्रकरण में देखा जाता है कि एक जगह आकर सारी सुई टिक जाती है और फिर उसी व्यक्ति से सारी बातें होती हैं और वो जो कह देता है फाइनल हो जाता है। और आप लोग तो शुरू से चाहते भी यही हैं कि कोई एक व्यक्ति बताए हमें, कोई समिति बनाए 3-4 लोगों की, ताकि बात की जाए। अलग अलग लोगों से क्या बात करें? शमशेर जी, अशोक चौहान जी की एक बात से मैं भी सहमत हूँ कि जिस पर विश्वास होता है, ये भी देखा जाए कि वो विश्वास कायम रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। अगर मैं याद करूँ 26 जनवरी को, तो उससे पहले यही कहा गया था कि आपकी जिम्मेदारी रहेगी, आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक से हो, और किसान नेताओं ने भी कहा कि हमारे वॉलेंटियर्स रहेंगे, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। पर मुझे याद है वीएन सिंह जी ने क्या कहा था कि राकेश टिकैत चाहते थे कि रूट बदला जाए। मेरे पास एक बयान है कैप्टन अमरिंदर का, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी कि हिंसा के बाद अपनी साख खोल चुका है ये आंदोलन। हिंसा के बाद आंदोलन भटका और इसके पीछे पाकिस्तान की साजिश। आंदोलन में कुछ स्लीपर सेल घुस चुके हैं। तो जहाँ पर इतना बड़ा संशय कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, तो सरकार तो इन सब चीजों को देखेगी। लेकिन उसके बावजूद जो राकेश टिकैत है, उन्होंने आज क्या बयान दिया या उससे पहले भी क्या बयान दे रहे हैं कि जब तक जो अरेस्टेड लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा तब तक बातचीत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं नियत पे एक प्रश्न उठता है ना, यहाँ पर बीजेपी क्या कर लेगी, सरकार क्या कर लेगी? आप ये देखिए कांग्रेस क्या कर रही है, 70 वकीलों की फौज, किसके पैसों से? जनता के टैक्स के पैसों से 70 वकीलों की फौज खड़ी करी जा रही है। किन लोगों के लिए? जिन्होंने तोड़फोड़ करी, जिन्होंने झंडा फहराया, जहाँ पे तिरंगे की जगह किसी और झंडे को फहराया, तलवारें लेकर घुस गए, हमारे पुलिस वालों को मारा, उनको आप उन पे ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करें। तो ये बात बता दीजिए कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ है? दंगाइयों के साथ है? किसके साथ है? किसानों का टोला ओढ़कर जो दंगाई घुसे थे, फिर बोले आप नेहरा जी, आप फिर बोले
एक बीच में थोड़ा सा कोई ना बोले, पूरी बात सुन लेते हैं। नहीं, आप सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, आप पूरी बात करें, मुझे आवाज नहीं आ रही बीच में, आप बोलिए। किसानों का चोला पहनकर जो उग्रवादी घुसे थे, क्या वो डर आज भी नहीं है? क्या दिल्ली को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या पहचान हो चुकी है कि किसानों के बीच में कौन बैठे कौन नहीं बैठे? ये संशय तो हमने भी नहीं किया ना, उससे हमसे पहले संशय कौन कर रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर कर रहे हैं, किसान संगठन के नेता कर रहे हैं। आप बीजेपी में डाल देते हैं सब कुछ कि सरकार ऐसा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे कर रही है। दिल्ली के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आपने एक बार पहले धोखा दिया, आपका कोई भी नेता सामने नजर नहीं आया, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? तो फिर क्यों प्रधानमंत्री कहते हैं फोन कॉल दूर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, वंदना जी, कि हम तो बातचीत के लिए, देखिए सारी चीजें ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, जो बातें आप कर रहे हैं इस पर हम कर रहे हैं लगातार, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि एक कॉल दूर है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। जब इतना कुछ है, सारी चीजें ठीक है, फिर उसके बाद भी ऐसा क्यों आपको लग रहा? आ रहा हूं सर आपके पास नेहरा साहब, फिर भी क्यों ऐसा लग रहा है कि सरकार तो बात करने के लिए तैयार, आप लोग कह रहे हैं सरकार बात करने के लिए तैयार, इतनी सारी चीजें हो गई हैं, फिर भी बात कर रहे हैं आप लोग। अगर ऐसा कुछ इसमें है, ऐसे लोग इसमें शामिल हैं, तो आप पहचान कीजिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, और टेक्नोलॉजी के जमाने में इंटरनेट तक बंद कर दिया जाता है। देखिए शमशेर जी, बहुत बड़े प्रश्न उठा सकते हैं आप इंटरनेट बंद करने पे, लेकिन मुझे लगता है ये मेरी सरकार का तरीका है कि हमें ये चेक करना है कि क्या चीजें हो रही है, क्या नहीं हो रही है। जहाँ तक मोदी जी का आपने यहाँ पे प्रश्न उठाया, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हम एक कॉल की दूरी पर है और लगातार 10 दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? सबसे बड़ी बात, पानी रोक करके रोड पर कीले लगा करके ये चेक करना चाहते हैं कि नेहरा साहब आ रहा हूँ, छोटा सा कमेंट ले लेता हूँ, फिर आप ही के पास आ रहा हूँ, बात करेंगे। पानी को लेकर आप बात कर रहे हैं, पानी बिजली काट दी जाती है, ये क्या इशारा है? जवाब देंगे। मुझे एक बात बताइए कि वहाँ पर बॉर्डर पे कौन लोग बैठे जिनसे बात करके आपको करना? जब नेता आपको बना दिया ना, आपको प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया, तो वहीं पर आपने बैठ के क्यों नहीं बता देते कि सरकार को कि हमें ये फैसला मंजूर है या नहीं मंजूर? नहीं मंजूर है तो क्यों नहीं मंजूर है? लेकिन आपको इतनी दूर बॉर्डर पे जाकर किससे बात? लेकिन ये जो विरोधाभास बढ़ रहा है, एक तरफ तो बात करने के लिए सरकार कह रही है हम बात कर रहे हैं, वंदना जी, एक तरफ तो सरकार कह रही है बात करने के लिए तैयार। एक मिनट, मैं नेहरा साहब से पूछ रहा हूँ, एक सवाल का जवाब ले लेता हूँ आपसे वंदना जी। इतने सारी चीजें, इतने ज्यादा इंतजाम करने की आज जरूरत पड़ी, वो 26 जनवरी को कर लेते तो हालात ऐसे नहीं होते। ये सवाल भी बनता है, आज जो बैरिकेटिंग की जा रही है, आज जहां पर कीलें बिछाई जा रही हैं, दीवारें खड़ी की जा रही हैं, ये सारी चीजें जब सरकार को पता नहीं होती, क्या आप लोगों का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? इस चीज को लेकर कई बार सवाल उठे। पवन नेहरा साहब कुछ कहना चाहते हैं? शमशेर जी, मुझे लगता है कि हर बात पर आप सरकार से कहीं, देखिए सरकार से भी सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने किसानों से पूछा है। एक मिनट वंदना जी, जो सवाल मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, वैसे मैं वो सवाल सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, वो बात मैं किसान नेताओं से भी पूछ रहा हूँ और मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूँ। लेकिन सरकार के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, जिसको हमने चुनकर भेजा है, हम सबका योगदान है। जिसने भी किसी ने वोट दिया नहीं दिया अलग इशू है, पर सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए, मेरा ये मानना है, ताकि बहुत सारी चीजें जनता के सामने साफ हो जाएं। आप लोग साफ करने के लिए बैठे हैं ना, किसानों के लिए किसान बैठे हैं। नेहरा साहब बात पूरी करें, फिर मेरे पास वक्त नहीं, मुझे खत्म करना पड़ेगा। हाँ। देखिए शमशेर सिंह जी, मैं आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी 26 जनवरी को हुआ, उसमें कौन लोग सामने आए, वो कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं, वो कौन से प्रधानमंत्री के साथ दिखाई देते हैं। नहीं, वो आप लोगों, नेहरा साहब, वो आप लोगों को भी तय करना चाहिए था कि आपके आंदोलन में आपके वॉलंटियर क्या कर रहे हैं। एक मिनट देखिए, आप इससे बच नहीं सकते, ना तो सरकार इस बात से बच सकती है, एक मिनट, ना तो सरकार इस बात से बच सकती है कि उनका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था, ना किसान इस बात से बच सकते हैं। एक मिनट नेहरा साहब, ना किसान नेता या किसानों के संगठन इस बात से बच सकते हैं कि वो लोग, उनके अंदर ऐसे अपराधी तत्व घुस जाते हैं और आप लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं, तो सवाल आप पर भी खड़ा होता है। जिम्मेदारी से किसी को नहीं बचना चाहिए। हाँ। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिन सामाजिक तत्वों को पकड़ करके किसान नेताओं ने पुलिस के हवाले किया है, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जानबूझ करके सरकार के द्वारा फंसाए गए लोग थे और इनको सपोर्ट देकर के लाल किले तक पहुंचाया गया। ये कैसी सरकार है जो 26 जनवरी के दिन भी लाल किले की सुरक्षा नहीं कर सकती? ये लाल किले की सुरक्षा जानबूझ करके इन्होंने तोड़वाया अपने लोगों को। ठीक है, ये आपस में बहस हो जाती है। भारद्वाज साहब, छोटा सा कमेंट आपसे, फिर चौहान साहब से मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। संजीव भारद्वाज जी, आंदोलन कोई भी हो शांतिपूर्ण रहना चाहिए, और इस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगते हैं वो लोकतंत्र के लिहाज से ठीक नहीं है। लेकिन अब मैं जो चीज देख रहा हूं, आप उसको क्रांति आप कह रहे हैं,
लेकिन जो बातें कई बार बनती कई बार बिगड़ भी जाया करती हैं। क्रांति जब होती है तो कई बार सफल होती है, कई बार बहुत ज्यादा सफल हो जाती है। उसका नुकसान केवल उन लोगों को नहीं उठाना पड़ता जो लोग क्रांति कर रहे हैं, उन लोगों को भी उठाना पड़ सकता है जो क्रांति तो नहीं कर रहे पर इस क्रांति के चलते अपने आप को कहीं ना कहीं उनको इस क्रांति में, इस आंदोलन में आहुति देनी पड़ती है बिना वजह भी। ये भी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। भारद्वाज साहब। शमशेर जी मैं आपके माध्यम से बताऊं, 26 जनवरी की घटना किसी भी व्यक्ति ने की है वो बहुत देश के लिए आहतपूर्ण थी और दुखदायी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ अकेले किसानों पे या आम आदमी पे थोप देना वो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल का फेलियर भी था कि इस तरह से 26 जनवरी की परेड खत्म हुई है और वहां इस तरह से लोग इतने आगे। लेकिन उसके आगे बढ़ते हुए जहां तक मैंने कहा क्रांति की बात है, क्रांति आप देखें कि इस तरह से संगठित होके और 2 महीने से आराम से सारे किसान, मेजोरिटी में 99% किसान बहुत शांति का मतलब परिचय दे रहे हैं और बहुत ढंग से चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये आंदोलन क्रांति में बदलने के बाद असफल होगा। कि 100% मैं छोटा सा कमेंट लेता हूं, ठीक होगा और प्रत्येक आम व्यक्ति के लिए भी ठीक दिशा में ये चलेगा। मैं 1857 में 1947 में बहुत फर्क है। मैं चाहूंगा आपसे थोड़ा सा इस पर आप प्रकाश डालें क्योंकि जरूरी है समझना, समझाना। कुछ भी हो, रास्ता निकलेगा, कब निकलेगा उस पर देखा जाएगा कब क्या होता है। लेकिन कोई भी काम होना चाहिए उससे नेतृत्व करने वाले लोग, आंदोलन करने वाले लोग या जिनसे बात हो रही है वो लोग, वो बहुत ईमानदारी से अपना काम करें। ईमानदारी इस तरह के कामों में जरूरी होती है, नहीं तो गलत संदेश भी जाते हुए देर नहीं लगती है। देखिए हाँ शमशेर जी, जो लाल किले की जो घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। इससे जो है देश का जो है मान सम्मान जो है देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी जो साख पे जो फर्क पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ऐसा है कि इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं, किसान भी और इसके बाद में सरकार भी। सरकार का जो है अपना खुफिया तंत्र या अपना इतना मजबूत नहीं रहा, खुफिया तंत्र के जो अपना जो इसको करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। किसान लोग जो है अपना जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे ये हैं, अब उनके अंदर कौन कैसे घुस गया ये सब जांच का विषय है और सरकार को भी जो है पूरे उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए और जो इसका दोषी है उसके खिलाफ जो है अपना कार्रवाई करनी चाहिए, जिसकी मांग किसान ने आंदोलन के नेता भी कर चुके हैं। रही ये बात कि आपस का जो भाव है, आपस का जो ताना बाना है, आपस का जो भाईचारा है, उसको नहीं किसी तरह से खराब कीजिएगा। जो भी होता है यानी राजनीतिक दल है, अपोजिशन वाले हैं, उनको भी अपना जो है राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय कोशिश ये करेंगे कि जो ये समस्या है, जो इस तरह की जो मांग है, उनका समाधान कराया जाए। भले ही जो है सर्वदलीय बैठक बुलाए, भले ही जो कैसे भी हो, तो मतलब देश में जो 70 दिन से जो फैला हुआ है, जो माहौल जो बना हुआ है, ये राष्ट्र हित में नहीं है। इसका खामियाजा हर किसी को, खाली जाट, खाली क्या नाम आंदोलन के करता धरता कोई नहीं, अभी तो सरकार को भी और आम जनता को भी और देश को भी भुगतना पड़ेगा। जी ये सब इधर जो है ध्यान देना बहुत बिल्कुल इस तरफ ध्यान देना चाहिए। नेहरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना जी समय का भाव है, वंदना जी बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा लगातार हम कर रहे हैं, फिर कभी इस पूरे प्रकरण पर चर्चा और भी करेंगे। चौहान साहब आपका भी, वंदना जी आपका भी, पवन जी आपका भी और संजीव भारद्वाज जी बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हम 3 बिंदुओं पर बात कर रहे थे, इस तरह के आंदोलन जो होते हैं, महापंचायतें होती हैं, उनका कितना असर पड़ता है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि क्रांति आ रही है, क्रांतियां कई बार असफल भी हो जाया करती हैं, उसका खामियाजा भी देश की जनता को बहुत भुगतना पड़ता है। अगर ये सही दिशा में महात्मा गांधी वाले पैटर्न पे चलती रहे कोई भी चीज़ तो उसकी कामयाबी निश्चित होती है, वक्त लग सकता है। लेकिन अगर 1857 की बात करें तो वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं थी। तीसरी बात यह कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महापंचायतों में ध्रुवीकरण का जो हमने सवाल किया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस आंदोलन में जो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नेता अगुवाई कर रहे हैं, उनमें किसी 1-2 व्यक्ति पर आकर ये सब टिक जाता है तो फिर उसका नुकसान होगा या फायदा होगा, ये किसानों को सोचना है।
लेकिन सरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर कितनी गंभीरता से बात कर रही है उस पर भी सोचना जरूरी है। सरकार अगर इस आंदोलन को इसी तरह से जो किसान आगे लगातार करते चले जा रहे हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगी तो इसका बहुत सा नुकसान देश को, दिल्ली एनसीआर को हो चुका है और आने वाले दिनों में और ज्यादा नुकसान इसका होगा। अब सवाल यही बनता है कि इस पूरे मामले को निपटाने के लिए कोशिश क्या होगी, नहीं तो फिर इसी तरह से महापंचायतें हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, वो समाज के अंदर बहुत से लोगों को स्वीकार है भी, नहीं भी है, समाज के टूटने बिखरने का डर भी इस तरह से पैदा हो जाता है। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि कोई व्यक्ति आंदोलन कर रहा है तो उससे दूसरे किसी ऐसे ग्रुप को, किसी समुदाय को किसी तरह की कोई आपत्ति ना हो, उसको नुकसान ना उठाना पड़े, उसका ख्याल रखना आंदोलनकारियों का कहीं ना कहीं अधिकार, आंदोलनकारियों का कर्तव्य बनता है और सरकार का फर्ज बनता है कि इस मामले को 70 दिन हो चुके हैं, जल्द निपटा लेना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।